आसिमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़रीन का मैं बहुत पुरजोश अंदाज में और खुलूस खैर मक़दम करती हूँ, सबको वेलकम करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारी और आपकी सबकी ज़रूरतों को नज़र में रख के, हमारी और आपकी सबकी नीड्स को नज़र में रख के इसको बनाया गया है और इसको टेलर मेड आपकी ज़रूरतों के लिए किया गया है। तो इंशाल्लाह वी होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। जैसा कि आपने इनवाइट में भी देखा है कि हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसमें रखा है, तो इन केस अगर आपके पास कुछ सवालात होते हैं तो एंड में आप क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने हर प्रोग्राम को जब शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले कलाम पाक यानी कुरान मजीद की तिलावत सबसे पहले करते हैं, ताकि हर काम जैसे कि अगर कहा जाए कि शुभ हो और बहुत ही अच्छे शगुन के साथ हो, इसलिए हम हमेशा कुरान की तिलावत से अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं अपनी बहुत ही प्यारी और अजीज ख्वाहर और जाकिरा मोहतरमा हिना दूसा साहिबा को दावत देती हूँ कि वो आएं और कलाम पाक की तिलावत के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करें। मोहतरमा हिना दूसा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिमा, जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा, ट्रांसलेशन। ए रसूल कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बरहक और बेनियाज है, उसकी न कोई औलाद है और न वालिद, और न उसका कोई कफू है और न हमसर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह ख्वाहर हिना दूसा साहिबा, आपने बहुत ही बेहतरीन तिलावत की और बहुत बेहतरीन अंदाज में तर्जुमे को हमारे सामने पेश किया। हम सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब की मदद करे कि हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएं और जो लोग यहाँ पर हैं उनके तमाम डाउट्स और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएं और जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं लोगों के जो भी उनकी ज़रूरियात हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसको वो आंसर कर सकें इंशाल्लाह। और जो बीमारियां हैं ऑब्वियसली सब लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, जहाँ जैसा कि स्क्रीन टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी मदर्स इससे जूझ रही हैं, खुद हम अपने आप को स्क्रीन से ज्यादा दूर नहीं रख पाते हैं, प्लस बोन एंड जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक 70 to 80% औरतें जरूर इससे जूझ रही होती हैं, स्पेशली विमेन इससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, जिसके आगे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए और डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए और बुलाने के लिए मैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी डॉक्टर को यानी डॉक्टर सुबूही को दावत देती हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम को यहाँ से टेक ओवर करें और आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। डॉक्टर सुबूही, ओवर टू यू। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आसिमा, और शुक्रिया किशोर आपका का भी, आप सारी टीम का, आई थिंक क्योंकि हम कारवां ज़ैनब का कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है ये। एक्चुअली अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी कंट्री में लैक करती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द मनी वी लैक इन अवेयरनेस, और अवेयरनेस की लैक से ये होता है कि हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए देर में पहुंच पाते हैं। तो
हजरत अली का एक कॉल था, मुझे याद आता था कि वो उसमें एक थे कि आपकी सेहत आप सब बहुत सबसे बड़ी नेमत है। तो शायद इस नेमत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी बहुत ही उसमें बैठे रहते हैं रिलीजियस उसमें, तो लोग कहते हैं अरे खाक से आए हैं खाक में चले जाना है, तो मतलब हमें इतना क्या ख्याल रखना है अपनी सेहत का। तो मेरा ये कहना ही रहता है कि जब हम आए हैं खाक से, बनाया गया है हमको इतनी मेहनत से, तो कोई ना कोई मिशन के लिए आए होंगे इस दुनिया में, नहीं तो वहीं रहते खाकी बने रहते। क्यों इतनी मेहनत से, इतनी जद्दोजहद के साथ, इतनी खूबसूरती से खुदा ने हमको हर तरह से तराशा है, और एक एक चीज को इतने प्यार से इसीलिए बनाया है कि हमारा सबका, एक चींटी का भी एक मिशन होता है, तो एक इंसान जो मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत करिश्मा है खुदा का या यूनिवर्स का, तो उसका भी एक बहुत बड़ा मिशन होगा। और वो मिशन तभी पूरा होगा जब हम अपनी पूरी सेहत का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकें। क्योंकि जैसे कोई भी इबादत होती है, आपकी सेहत का ख्याल रखना भी एक इबादत है। और मेरा इसी कंटेक्स्ट को लेके बहुत सालों से बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने का ये मिशन ही रहता था कि जितना आप अवेयर होंगे, चाहे वो कैंसर स्क्रीनिंग है, चाहे वो प्रोटेक्शन है आपके वाइटल ऑर्गन्स का, या आपके टीनेजर्स का, तो डिफरेंट मिशन इसी उसमें रहते थे। और मैंने इसीलिए शराफा ने जब मुझे इनवाइट दिया, क्योंकि सैटरडे हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो थोड़ा सा रिलक्टेंट थे हम ज्वाइन करने के लिए, बट whenever a mission is right and the purpose is good, we have to take time out for ourselves. And I would like to thank all my doctors who have come and joined and taken out time for this, and all the people who are attending also. उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है सीखने का और समझने का, तो यानी आपने पहले ही एक बहुत बड़ा मिशन पूरा कर दिया। वो रेजिस्टेंस होता है ना, हम क्यों सुने, हमें तो सब पता है, एक ये जो एक हमारे अंदर होता है, उस रेजिस्टेंस को पार करना और आना, ज्वाइन करना, जब आप आराम से सो रहे हो सकते थे, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आपकी तरफ से हम लोग के लिए वो है, अच्छी चीज है। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो आंखों के बारे में। और जाहिर सी बात है, अभी जैसे आसमान साहबा ने बताया कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और हमारी आंखों पे इसकी वजह से असर पड़ रहा है। और तो आंख बजाते खुद एक बहुत ही खूबसूरत करिश्मा है। हमें तो कॉर्निया या स्क्लेरा ही दिखता है, मगर अगर इनके पीछे देखें लेंस और आयरिस, उसका ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई, तो एक बहुत ही इंट्रिकेट चीज है आंख। और जिनको जो देख पाते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है खुदा की तरफ से। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका विजन नहीं होता, तो उनको एक बहुत खूबसूरत दुनिया से महरूम रह जाते हैं। तो इसका प्रोटेक्शन और इसको गार्ड करना हमारे लिए आई थिंक बहुत ही जरूरी है। और हमारे पास आंखों से रिलेटेड तो बहुत गजलें हैं, शायर, शेर, शायरी, मुहावरे, बहुत सारी चीजें हैं, पूरे पूरे गाने लिख दिए गए हैं आंखों के ऊपर। तो आंख की बहुत ज्यादा चीजें हैं। और इनफैक्ट कहते हैं कि जो मिरर होता है सोल का, वो आईज होता है। मतलब आपकी आईज को देख के किशोर आपा मेरे बता सकती हैं कि मैं कितनी शैतानी है, या कितनी शराफत है, या कितनी मासूमियत है। तो वो आंख इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने एक शेर लिया कि वो कहने लगी नकाब में भी पहचान लेते हो, वो कहने लगी नकाब में भी पहचान लेते हो, मैंने मुस्कुरा के कहा तेरी आंखों से ही शुरू हुआ था इश्क हजारों के बीच। तो जो ये आंखों से ही इश्क शुरू हो जाता है, तो आप हजारों के बीच में, वो चाहे आप ना नकाब पूछे, वो आंखों से पता चल जाता है। तो मैं दावत दूंगी डॉक्टर नीतू को, जो मोर देन 10 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में ऑप्थेमोलॉजी के। उन्होंने MBBS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से किया है, DNB नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल से किया है। She has done her fellowship also in cataract surgery from Arvind Eye Hospital, Madurai. She has done her senior residency from NRCH Delhi and Lal Bahadur Shastri Hospital. And she is currently nursing her own center, having her own center, and she's running that center. So I invite you, Dr. Neetu, and thank you so much for coming and taking out time for us. Please come. Yeah. Thank you, Dr. Rizvi. And thank you, Kishore Appa. You're now welcome. I will share my screen. I hope I am audible and visible. Yes, you are visible. You can share your screen. My that is why I did not share it. I just thought कि बहुत जल्दी जल्दी time पे waste हो जाएगा. Okay, now I'm starting. You're able to see my screen? Yes, we can. Yes, we can. I'm switching over to the my presentation. That is children and the screen time. I hope it's visible. Yes, yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. So
It was before COVID. This was the scenario. The children used to go to the school and play there and study there, play with their friends and interact with teachers. And we as parents at home, we used to take care of them and not to see the laptop or screens most of the time. But now the scenario has been reversed. They are surrounded by the gadgets. This is the only means by which they can study now. In a way, we are thankful. Also, we have a good electricity connection, good internet connection, so that their studies are not hampered. But this has an effect on the eyes of the children. So what is the sudden rise in screen time doing to eyes of our children? मतलब जो suddenly इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों की आंखों में वो क्या इफेक्ट कर रहा है? सो जो ये इफेक्ट है वो हार्मफुल है तो कितना हार्मफुल है और कहाँ तक हार्मफुल है और हाउ आर द आईज अफेक्टेड, एंड जो स्क्रीन देख रहे हैं बच्चे कितना टाइम ठीक है उनके लिए, and are the eyes really affected, and what are the short term and the long term effects? I'll be discussing one by one. So first and foremost is the excessive screen time. Why is the excessive screen time harmful? इसमें कुछ जनरल चीजें हैं एंड कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं. जनरल चीजों में जैसे ये आ जाता है, दिस इज हैबिट फॉर्मिंग एंड इट रिड्यूसेस द अटेंशन स्पैन बट एंड डिलेज द लैंग्वेज डेवलपमेंट. क्या होता है कि जब हम स्क्रीन देख रहे हैं तो एज कंपेयर टू द बुक्स, दे आर इंटरेक्टिव. यू कैन स्विच ओवर टू वन थिंग टू द अनदर. बुक्स में ऐसा नहीं होता जनरली. सो जो बच्चे होते हैं वो स्विच ओवर नहीं करते, देयर ब्लिंक रेट डिक्रीजेस. जो नॉर्मल ब्लिंक रेट हमारा रहता है दैट इज 14 to 16 टाइम्स इन अ मिनट, बट जब हम स्क्रीन देख रहे हैं तब उसमें 4 to 6 टाइम्स हो जाता है, तो which ultimately leads to the dry eye. And most of the time we have seen nowadays kids जो हैं अपने phones में gadgets में busy रहते हैं, and ये socializing behavior को भी affect कर रहा है, and it impairs the cognitive development. Now cognitive development क्या होती है? Cognitive development is जब हम 4 लोग बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं, घुल मिल जाते हैं, that is a cognitive development. बट बच्चों में ये चीज अभी लैकिंग है बिकॉज उन्हें अपने फोन से मतलब है या लैपटॉप से मतलब है, उन्हें वही गेम्स खेलनी है, तो इट रियली हैम्पर्स एंड इट इम्पेयर्स द स्लीप पैटर्न ऑल्सो. most of the time what happens is we are fighting to sleep and then we take our phone and then again वो उतना ही डिस्टर्ब करता है, एंड इसलिए 1 घंटा पहले सारे गैजेट्स बंद कर देने चाहिए. And what are the immediate effect of screen? Immediate effects जो है ये रहेगा, सिवियर डिस्कम्फर्ट होगा, रेडनेस होगी आईज में, एंड बच्चे जनरली रब करते हैं आईज को, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ डिजिटल स्ट्रेन. एंड अगर इसको इसी टाइम में रिवर्स नहीं करा जाता तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द अबनॉर्मल आई मूवमेंट्स. कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको स्क्विंट डेवलपमेंट हो जाती है, डबल विजन हो जाता है. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव नियर वर्क. Now, over a period of months or so, what happens is excessive near work. Hi, Farah. Hi, Farah. This will induce or progress the length of the eyeball, resulting in myopia or the minus number. What happens is जब हम बहुत देर तक पास का काम करते हैं तो जैसे ही हम हाफ एन आवर के बाद दूर देखते हैं तो उस टाइम में सडनली हमें ब्लर दिखता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम नियर वर्क कर रहे हैं तो हमारे आई के मसल्स जो हैं वो अकोमोडेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन. तो वो इतने फटीग हो जाते हैं कि जब हम डिस्टेंस पे देखते हैं तो हमें ब्लर दिखता है, एंड इट विल अल्टीमेटली इफेक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द आई बॉल. तो वो मायोपिया की तरफ ज़्यादा जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है, तो वो मायोपिया इंड्यूस करती है. एंड जिन बच्चों के पेरेंट्स को ग्लासेस हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्लासेस आने के. एंड द आई बॉल ऑफ द किड्स जो होते हैं वो स्टेडली ग्रो करते हैं, एंड मैक्सिमम जो ग्रो करते हैं फर्स्ट 2 years में करते हैं, देन 18 to 20 years में करते हैं. एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द आई बॉल. जैसे हम नियर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं आईज पे, तो आई बॉल की ग्रोथ होती है, बट जो अंदर रेटिना है वो तो उतना ही रहेगा, तो वो उसमें स्ट्रेचिंग होती है, विच लीड्स टू द रेटिनल डीजनरेशन, also called as peripheral retinal degeneration,
एंड लेटर ऑन रेटिनल डिटैचमेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड सो इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज लाइक शॉर्ट टर्म इंक्रीज जो हो रहा है डिजिटल स्ट्रेन में, वो क्या है? सो यू शुड नो दिस कि शॉर्ट टर्म जो सिम्टम्स हैं दे आर रिवर्सिबल, लाइक ड्राई आई हो रही है, रेडनेस हो रही है, दे आर रिवर्सिबल. परमानेंट डैमेज तब होगा जब वी कीप ऑन यूजिंग द स्क्रीन फॉर 10 to 12 hours for number of years. And now I'm coming to tips to reduce the digital strain. First and foremost, size does matter. जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना कम स्ट्रेन रहेगा, जितना छोटा स्क्रीन होगा उतना आईज पे स्ट्रेन ज़्यादा होगा. एंड जब भी पॉसिबल हो, बच्चे की क्लास चल रही है तो ट्राई करें कि डेस्कटॉप से करे, वो फ़ोन ना यूज़ करें. प्रॉपर लाइटनिंग हो, पोस्चर हो, एंड ब्राइटनेस जो है एडजस्ट करना है. ओवर ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए, फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए. एंड जो छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री क्लासेस के हैं, जो ट्राई करो उनकी क्लासेस अगर हो रही हैं तो वो टीवी स्क्रीन से लिंक कर दी जाए. एंड द सेकेंड थिंग इज हाई रेजोल्यूशन एलसीडी मॉनिटर्स जो होते हैं वो शार्प इमेजेस करते हैं. जो पहले वाले टीवीज होते थे उनमें जनरली फ्लिकर की प्रॉब्लम होती थी बिकॉज ये कैथोड रे इंड्यूस करते थे. बट अभी जो हमें स्क्रीन चूज करनी है वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल की होनी चाहिए. एंड जो डिस्प्ले होना चाहिए उसका डायगोनल स्क्रीन साइज ऑफ एटलीस्ट 19 इंचेस का होना चाहिए टू रिड्यूस द स्ट्रेस. एंड आई स्ट्रेन इज ऑफन ऑल्सो कॉज्ड बाय एक्सेसिवली ब्राइट लाइट, या तो वो आउटडोर की होगी या इंडोर की होगी. जैसे आप ये इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट है उसमें जो सी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके जो काम कर रहा है लैपटॉप पे या मॉनिटर पे, उसकी आईज में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो इफेक्ट ज़्यादा करेगी. रादर देन उसको आप स्विच ऑफ करके फर्स्ट और बी और ए लाइट ऑन रखें. तो ये सारी एडजस्टमेंट आपको करनी चाहिए. एंड एम्बियंट लाइट जो होनी चाहिए वो हाफ एज ब्राइट होनी चाहिए, विच इज टिपिकली फाउंड इन मोस्ट ऑफिसेज एंड होम. एंड कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर जो है वो ऐसे होना चाहिए कि विंडोज साइड में हो, फ्रंट में या बिहाइंड में नहीं हो, नहीं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा तो बच्चे के लिए देखने में बहुत प्रॉब्लम होगा. And keep the brightness same as your surrounding workstation. तो कंप्यूटर स्क्रीन में ब्लैक टेक्स्ट जो है वाइट बैकग्राउंड में बेस्ट रहता है. और भी हैं जो हाई कंट्रास्ट डार्क ऑन लाइट कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं. एंड बट लो कंट्रास्ट, जैसे लास्ट वाले में आप देख पा रहे हो, ये लो कंट्रास्ट बैकग्राउंड अवॉइड करना है ताकि आई पे स्ट्रेन कम रहे. एंड स्कूल्स जो आइडियली क्लासेस होती हैं जनरली 30 to 40 मिनट्स की होती हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक रहता है. बट उसमें जो है ब्रेक्स जो है एनफोर्स करें बच्चों को कि उसमें वो इंटरनेट सर्व नहीं करें, चैट नहीं करें इन बिटवीन द क्लासेस, सो दैट आईज के लिए वो ब्रेक हो पाए. एंड दिस इज द WHO गाइडलाइन दैट चिल्ड्रन less than 2 years there should be no screen time at all because it really hampers their eyes. And all screen time is not equal, you should know this. जितना हम पहले मॉनिटर करते थे, जैसे एंटरटेनमेंट टाइमिंग होता है, गेमिंग, यूट्यूब एंड टीवी, वो उतना ही स्ट्रिक्टली हमें करना है. पर इतना अभी जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, क्रिएटिव लर्निंग या वीडियो चैट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, ये इनकरेज करनी चाहिए. बिकॉज किड्स भी जो हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं ज़्यादा, तो इसलिए उनके सोशल कनेक्शन भी बने रहने चाहिए. बट उनकी गेमिंग डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए. एंड ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टू फॉर अ हेल्दी स्लीप पैटर्न जो भी डिवाइसेस हैं वो बेडरूम से 1 घंटा पहले बाहर ही चले जाने चाहिए, बेटर है. एंड स्विच ऑफ ऑल द डिवाइसेस एटलीस्ट 1 hour बिफोर बेड टाइम. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब आप बच्चों के साथ खेलेंगे, नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज इंकरेज करेंगे, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी. बोर्ड गेम्स लाइक कैरम, लूडो and chess, they enjoy a lot. And try to find those games and substitute listening to radio, audiobook instead of screen. Now exercise together, this will increase their stamina, physical activity, and they'll be more than happy because आप उनके साथ कर रहे हो. and plus exercise से endorphins release होते हैं, so happy hormones बोलते हैं उनको. And the next thing is
there is a strong association between the parent screen time and their kids. So reduce the parent child, reducing the parent child face to face interaction and the family time. Be a role model to them. जब भी आप उनके साथ हैं तो सारा टाइम फोन पे नहीं रहे, अदरवाइज वो यही सीखेंगे. Once you read the books, they will definitely imitate you. And the most important thing which is to be followed to combat the dryness in the eye is 20-20 rule. That is, every 20 minutes, take a break from the screen for 20 seconds and look at something which is 20 feet away. What will happen? जब आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखोगे तो क्या होगा? आई मसल्स को ब्रेक मिलेगा. फोकस, जो स्मॉल प्रिंट पे आप फोकस कर रहे हो वो उससे ब्रेक मिलेगा एंड इट विल रिड्यूस द डिजिटल स्ट्रेन. And go for eye checkups and proper glasses prescription. This will definitely reduce the strain to see things clearly and hence reduces the digital strain. And now एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी मैं. जब बच्चों की आंखों की बात आती है तो व्हाट इज एम्ब्लायोपिया? एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि बच्चे की दोनों आईज में से एक आई अफेक्टेड होती है. जनरली एक आई ठीक होती है जिसकी क्लियर इमेज बनती है रेटिना पे, एंड दूसरी आई जो है, जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो में कि जो टेडी बियर वो देख पा रहा है एक आई से, वो तो बिल्कुल क्लियर है जो ब्रेन में प्रोजेक्ट हो रहा है. जो सेकंड है वो ब्लर है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर, या मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया, कुछ भी हो सकता है. तो उसके कारण जो इमेज है वो नहीं बन रही है उसके ब्रेन में. तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो अफेक्टेड आई है वो धीरे 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 लेजी आई में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस इज द ओनली कंडीशन जो हम, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जो ट्रीट नहीं कर सकते हैं. टिल 13 to 14 ईयर्स इट इज ट्रीटेबल, क्योंकि इसके स्टिमुलस अगर ब्रेन तक जाना बंद हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें हेल्प नहीं कर सकते. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की आंख एक बार साल में जरूर चेक होनी चाहिए, नॉर्मल है तो भी. एंड व्हाट एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट विल डू, लाइक आई चेकअप में क्या क्या हम लोग करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजन तो चेक करते ही हैं. सेकेंड थिंग इज फोकसिंग एबिलिटी, बच्चा कैसे फोकस कर रहा है, आई मूवमेंट पे कंट्रोल है या नहीं है, डेप्थ परसेप्शन, कलर विजन, ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. एंड देन लेजी आई एंड द क्रॉस्ड आई, की स्क्विंट है या नहीं है बच्चे में. कई बार स्क्विंट जो होता है मैनिफेस्ट होता है जो कि हमें साफ दिखता है, कई बार ऐसे भी स्क्विंट होते हैं जब बच्चे की आंख में स्ट्रेस पड़ता है वो तभी मैनिफेस्ट होते हैं, तो उसके लिए भी हमें ग्लासेस देने पड़ते हैं. एंड then is the eye coordination which we check. This is a comprehensive eye examination which is done for the child and the adult also. And so coming to the tips to improve the child eye health is, first and foremost is limit your child's screen time. Less than 2 years, no screen to be shown as per WHO guidelines. And 2 to 5 years, preschool children, not more than 1 hour per day. And 5 to 18 years, school-age children, ideally not more than 2 hours per day. And always encourage break from the screen every 20 minutes. And try to include whole body physical activity. And balance, the third is the balance the screen time with the outdoor time. Because हमने देखा है कि जितने बच्चे जो आउटडोर में खेलते हैं उनमें मायोपिया के चांसेस कम होते हैं. अभी तो कोविड सिनेरियो में बच्चे बाहर जा नहीं सकते, बट व्हेनेवर पॉसिबल तो बच्चों को बाहर भेजें, एंड सो दैट प्रोग्रेशन ऑफ नियर साइटेडनेस और मायोपिया इज लेस. Now I'm putting on the video to relieve the digital eye strain. There are some of the eye exercise. First exercise 1. Sit on a chair and close your eyes. Place both hands over your eyes. The palm of your hand should cover the eyes. The fingers on the forehead. Resting with the chin. Do not put too much pressure on the eyes. Ensure that your eyes are blink free. Do this exercise over a period of 2 minutes. Palming is a good yoga technique used to soothe the eyes. Again, this is a good exercise if you use computer often. Exercise 2, soothing. Sit in a comfortable position. Stretch your arm. This is raising your thumb in the ritual's position. Focus on the thumb and now draw it in until the thumb is 3 inches away from your face. Keep your focus on the thumb. Then slowly move the thumb and forearm
Back to the starting position. Do this exercise numerous times over a 2-minute duration. Zooming is another exercise for focusing and strengthening eye muscles. Focusing near and far. This exercise can be done standing or sitting. Put your thumb in front of your face at about 10 inches distance and focus on it. Now focus on something else that is in your surrounding 10 feet away. Alternate between near and far focusing repeatedly over a period of 3 minutes. Focusing is another simple exercise for eye muscles. Flexing. Flexing is an eye exercise that stretches, strengthens the ocular muscle in the eye. How to perform flexing? Face forward and look straight ahead. Look up without moving your head and then look down. Do this 10 times. Next, look at right without moving your head and then to the left again without moving your head. Do this 10 times. You can do this in any direction. To prevent eye strain in digital era, everyone should follow the golden rule of 2020. When you are at a distance every 2 minutes, leave the phone for 20 seconds. Look at an object 20 feet away. Thank you. Thank you. Now I can take some questions if any. You are muted. Thank you very much, I said. Okay. Thank you. Excellent presentation. Very nice. And the best thing about the presentation was that the slides were very crisp and there was no crowding. So we could understand so much. And I think इसमें जो 20-20-20 rule है वो तो मुझे भी बहुत पसंद आया because at times we have to prepare for our presentations तो हम घंटों पढ़ते रह जाते हैं. So that is again a very important input that you gave. और जब मैं आंखों के बारे में सोच रही थी तो आंखों के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे रोमांटिक तो बहुत शेर शायर थी. एक शेर जो मुझे बहुत ज्यादा पापा ने बचपन से सिखाया और मुझे बहुत इम्प्रेस करता था और वो आप सबने सुना ही होगा. बहुत कॉमन सी शेर है बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए सुना दूं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है. तो इसमें शायर आंख से लहू मेहनत करने को कह रहा है, स्क्रीन टाइम पे वेस्ट करने को नहीं कह रहा है. सो आई फील दैट मोर किड्स अगर बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं बच्चे तो किचन में अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं, डस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, ड्राइंग रूम अरेंज कर सकते हैं. आई थिंक वो सारी चीजें जो हम लोग बचपन में किया करते थे वो सारी चीजें अब भी बच्चों के साथ कराई जा सकती हैं और बॉन्डिंग बेटर हो सकती है. सो थैंक यू डॉक्टर नीतू एंड इट वाज रियली wonderful presentation and the video itself was very good. Thank you. If anybody wants, I can share it. You can WhatsApp me on my number. Yes. And a lot of people are saying thank you to you, Dr. Thomas. So I think अभी questions आपके लिए और आएंगे जैसे जैसे हमारे पास audience और बढ़ते हैं. And it was a very nice presentation. I guess I was mesmerized with the kind of slides you had put in and अच्छा बहुत अच्छा लगा. तो बात आंखों से निकलती है जो हम सभी जानते हैं बहुत डायनामिक और बहुत ही खूबसूरत सी चीज होती है और इंट्रिकेट भी होती है. नेक्स्ट चीज आती है हमारी बोन्स. तो बोन्स नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये तो एक स्टैटिक सी चीज है और इसमें क्या है, मतलब इसका तो कुछ होना नहीं है, हड्डी है हमारे और इट्स फाइन. बट जितना कि आंखों में वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उतना ही डायनामिक बोन्स भी होती हैं. बोन्स में भी कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होता है, निकल रहा होता है. अगर आप लेट जाएं, इमोबाइल हो जाएं तो वो कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है और कैल्शियम की पोरस हो जाती है, बोन्स आपकी पोरस हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं. तो एक तो ये बात होती है. फिर दूसरी बात होती है कि जो लेडीज हैं जिनका मेनोपॉज़ल हो जाती हैं तो ईस्ट्रोजन सप्लाई कम होता है. ईस्ट्रोजन अगेन बोन डिपॉजिट करता है, बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बोन लॉस और रैपिड हो जाता है. 30 इयर्स के बाद तो बोन लॉस वैसे भी ज्यादातर लोगों में शुरू हो जाता है अगर वो बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, और मेनोपॉज के बाद वो एक्सेलरेट हो जाता है. सो मेरी बहुत सी वर्कशॉप्स बोन्स के और ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में रह चुकी हैं. और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वो मैंने जो देखा था वो कि एवरी 15 सेकेंड हर 15 सेकेंड पे एक एल्डरली आदमी को फॉल होती, गिरते हैं बिकॉज ऑफ
bone imbalance. And every 29 minutes, a person dies with a bone injury. So whether it is because of hip injury or any other thing which is because of this, so every 20, I think it is more than the corona which we are seeing like that. So we need to talk about it and understand how we can be more careful about the bones, क्योंकि वो लगती तो बेचारी बहुत टफ है, मगर अंदर से उनके कैसे ख्याल रखा जा सके, इसके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर सलमान दुरानी को, who is an orthopedic surgeon and he's got more than 18 years of experience. And he's got training in joint replacement and sports injuries from Singapore. And he's practicing here in Gurgaon, and his clinic, his center is now named as Free2Doc. And that itself is a platform that gave many online awareness programs as well. And his Free2Doc Orthopedic Center is a fully equipped center, and you can all go and visit that. It is in Shushank Road, Gurgaon. So I welcome Dr. Salman. If you're there, please join us. Okay. Hello, how are you? How are you all? Hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह शुक्र। चलिए, आप great. लोग हो? जी ठीक है, बिल्कुल जी। So let's start the session. शुरू करते हैं जी। So आज मैं जॉइंट्स और जॉइंट पेन्स के बारे में बात करूंगा, राइट? क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, हर इंसान को होती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो. So orthopedics is a vast topic, we can't cover it in a short time. So आज हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को जोड़ों के दर्द के लिए. एंड उससे पहले ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो जोड़ हैं वो आपके बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज दे गिव यू मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जॉइंट के लिए, चाहे वो हाथों के हो, चाहे वो हमारे पैर के हो, चाहे हिप्स हो, चाहे जॉइंट के हो. इन दोनों में मोबिलिटी चाहे फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम सफर करेंगे. ऑफ कोर्स पेन तो होगा ही. सो अगर मैं आपको एक ये मॉडल दिखाऊं, ये हमारा नी जॉइंट है. मैं प्रेफर करूंगा कि मैं थोड़ी सी टॉक लूंगा और उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, सो दैट विल बी अ गुड इंटरैक्टिव सेशन, राइट? सो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको. ये अगर हमारा जॉइंट, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो, एक जॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हर चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, विच इंक्लूड्स द मसल्स अराउंड, जो इस मॉडल में नहीं है, द बोन्स उसके ऊपर नीचे, उसके बीच का कार्टिलेज जो कि ये ब्लू वाला होता है, व्हाइट वाला, और उसके बीच में मेनिस्कस, वॉशर्स. सो किसी भी जॉइंट में, चाहे वो अपर लिम्ब हो, हाथों का हो, चाहे वो लोअर लिम्ब हो, ये सारी चीजों का नॉर्मल रहना, स्ट्रॉन्ग रहना उस बोन जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यही चीजें अफेक्ट होती हैं चाहे चोट लगने से, जिसको हम लोग ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, चाहे उम्र के हिसाब से जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, चाहे किसी बीमारी के हिसाब से जिसको हम लोग, जो एक बहुत कॉमन वर्ड है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप लोगों ने सुना होगा. सो मैं कोशिश करूंगा कि इसी चीज से रिलेटेड आप लोगों के थोड़े से डाउट्स क्लियर कर सकूं कि हमारे जॉइंट पेन्स क्यों हो रहे हैं, राइट? सो टू स्टार्ट विथ, अगर हम बात करें जॉइंट पेन्स इन द यंग एंड द एल्डरली, यंगस्टर्स में और ओल्ड लोगों में, इस ग्रुप में आई एम श्योर दोनों लोग होंगे. सो अगर हम यंग की बात करें तो व्हाट आर द कॉजेस? मोस्ट कॉमन कॉज इज टेंडिनाइटिस. आई टेल यू टेंडिनाइटिस क्यों? बिकॉज हमारे जो जॉइंट है, अगर हम अपर लिम्ब की बात करें, यहाँ पे जोड़ है, इसी जोड़ के ऊपर से टेंडन्स जाते हैं जो मूवमेंट करते हैं, राइट? मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि सर मेरे को जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं, मैं काम नहीं कर पा रही, स्पेशली लैपटॉप पे. 100 टेस्ट करा डालते हैं कि मुझे कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं हो गया है, बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके अपर बोन्स, ये हैंड जॉइंट्स में ज्यादा इन्वॉल्व करता है. सो एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, जो मैं फॉलो करता हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही चीज मैंने देखी अपनी प्रैक्टिस में, कि एनी पेन विच हैपेंस टू एनी जॉइंट इन द बॉडी ड्यू टू एक्टिविटी, मतलब आप जब काम कर रहे हैं और आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, इट कैन नेवर बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मतलब ये आपका वो जेनेटिक वाला इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं है. आपको कोई जरूरत नहीं है ब्लड टेस्ट कराने के, एंटी सीसीपी, आरए फैक्टर, ईएसआर, सीआरपी, ऑल दैट स्टफ. कोई भी पेन आपको रेस्ट से हो रहा है. फॉर एग्जांपल, बहुत क्लासिकल प्रेजेंटेशन है कि सुबह उठे मेरे हाथ अकड़ जाते हैं, सो दैट इज रेस्ट. आप पूरी रात सोते हो और आपको रेस्ट हुआ. इन जॉइंट्स में
स्वेलिंग आती है, दैट इज मोस्ट लाइकली मे बी, नॉट ऑलवेज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है. So in youngsters most likely the pain is because of tendinitis, जो कि जॉइंट के ऊपर से जा रहे हैं टेंडन, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जोड़ में प्रॉब्लम है, बट जोड़ में नहीं होती है, वो ऊपर की तरफ टेंडन्स में होती है, एंड दैट गिव्स राइज टू पेन. द अदर कॉज इन यंगस्टर्स, यंग लोगों में, हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है अगर प्रूफ किया जाए कि हाँ भाई मुझे ये सारे सिम्टम्स मैं फॉल करती हूँ, जैसे सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होना, रेस्ट के साथ पेन आना, स्वेलिंग होना, स्पेशली इन जॉइंट्स में, इनमें नहीं, बाकी 3-4 जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होना, ये कैटेगरीज जो होती हैं आपको रूमेटॉइड की तरफ थोड़ा सस्पिशन जाता है हमारा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एल्डर पॉपुलेशन, मोस्ट कॉमन रीजन जॉइंट पेन्स का क्या होता है? इट इज osteoarthritis. See, I'm not saying rheumatoid arthritis. I'm saying osteoarthritis, जो normal degenerating process है. Most common weight bearing joints में होता है, मतलब हमारे घुटनों में, हमारे हिप्स में, हमारे एंकल पे, जिसपे हमारा पूरा वेट पड़ रहा है. अपर हैंड जॉइंट्स में भी आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि इनमें होगा, पर्टिकुलरली आगे वाली उंगली के टिप्स में. अगर इनमें पेन है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनमें है तो वो रूमेटॉइड हो सकता है. बट यहाँ पे होने को किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बट हम मोस्ट कॉमन चीजों की बात कर रहे हैं. तो अगर एल्डर में जॉइंट पेन है तो मोस्ट कॉमन रीजन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हिच विल हैपन टू एवरीबॉडी, किसी को कम किसी को ज्यादा, राइट. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जॉइंट पेन्स की होती है, हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई बीमारी, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें सारे क्लासिकल फीचर्स मैंने आपको बताए. सेम चीज लोअर बॉडी में भी होती है. अगर हम मोस्ट कॉमन जो हमारा हर इंसान परेशान रहता है नी जॉइंट के लिए, कि मुझे नी जॉइंट में बहुत पेन है, द मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड. सेम यंगस्टर्स में इट कुड बी बिकॉज ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंस. यंग लोग आते हैं कि सर मेरे नी में बहुत पेन है, अब एक्सरे कर लो जी, ये कर लो, किसी का भी मतलब देयर इज नो मतलब इट इज लाइक प्योरली मस्कुलर इम्बैलेंस, नथिंग एल्स, एक्सेप्ट कि कोई चोट लगी हो आपको, या कोई ऐसी इंटरनल वॉशर इंजरी हो जिसके लिए हम एमआरआई से डायग्नोज करते हैं इन यंगस्टर्स. अदरवाइज इट इज ईदर अ मस्कुलर इम्बैलेंस, कि मतलब मसल्स वीक हैं आपके, जिसको स्ट्रेंथ की जरूरत है, या फिर आपके विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, जो आपके जॉइंट के अराउंड आपको पेन दे रहे हैं इन यंगस्टर्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एल्डरलीज, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वन एंटिटी जो आप सब जानते हैं कि many people, especially the females, are suffering. Osteoarthritis के लिए हम मेल्स थोड़ा सा लकी हैं कि हमें ये अफेक्ट कम करता है. क्यों? बिकॉज हमारा जो नॉर्मल कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जेनेटिकली बाय बर्थ. फीमेल्स में ये पतला होता है, तो घिसेगा दोनों में, बट फीमेल्स में जल्दी घिस जाता है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है. सो now if we talk about osteoarthritis, इसके बहुत सारे stages होते हैं, stage 1, 2, 3 and 4. stage 4 पूरा cartilage joint से खत्म हो गया, bone से लड़ने लगी. so when you walk, पैर टेढ़ा हो जाता है and it give rise to a lot of pain, जिसके लिए हम लोग knee replacement surgery करते हैं, which is very successful. बट नी रिप्लेसमेंट के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है. इट इज नॉट अ थिंग कि हाँ जी नी रिप्लेसमेंट करा लिया या कर दिया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके जॉइंट्स के हेल्थ के लिए, चाहे वो अपर बॉडी हो चाहे लोअर बॉडी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज, नंबर 1. नंबर 2, प्रिकॉशंस, कि आप बहुत लो ना बैठें. वेट कंट्रोल, एक नी में अगर आपका वेट फॉर एग्जाम्पल 1 किलो है, माने जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो 4 टाइम्स एक नी पे पड़ता है. सो जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा लोड आपके घुटनों पे या वेट बेरिंग जॉइंट्स पे. नी के ऊपर एक जॉइंट आता है जिसको हम हिप जॉइंट कहते हैं, उसमें भी आर्थराइटिस देखा गया है, और वो भी काफी पेनफुल होता है, बट उतना कॉमन नहीं है अनटिल अनलेस किसी बीमारी से ना हुआ, फॉर एग्जाम्पल एनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर किसी चोट लगने वजह से कार्टिलेज डैमेज हो गया और वहां पे आर्थराइटिस हो गया, राइट. सो वेट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर हम बात करें कि हाउ टू मेंटेन योर जॉइंट्स, उसमें 3 चीजें आती हैं मेनली. नंबर 1, मसल स्ट्रेंथनिंग. इस किसी भी जॉइंट के अराउंड अगर आपकी मसल्स वीक हैं, वो जॉइंट बेकार है. सेकंड, बोन जो उस जॉइंट को बना रही है,
उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट कॉमन आपको पता है विटामिन डी और कैल्शियम ठीक होना चाहिए। नंबर 3, और अगर हम डीप जाएं, कार्टिलेज का न्यूट्रिशन, जो हमारा कार्टिलेज है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में घिसता है एजिंग के वजह से, उसके भी कई नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं या खाने की चीजें हैं जो आप ले सकते हैं अपने कार्टिलेज को हेल्दी रखने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल जॉइंट जिसमें कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेंटेन फ्यूचर के लिए ताकि उसमें प्रॉब्लम्स मिनिमल आए। एक जॉइंट है जिसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, चाहे एजिंग के वजह से, चाहे किसी डिजीज फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वजह से, उसमें आपको यस एक्सरसाइजेस न्यूट्रिशन का रोल है, बट साथ साथ कुछ दवाइयां आपको लॉन्ग रन में लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम लोग बहुत लंबी दवाइयां देते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, राइट। सो नेचुरल सप्लीमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं आपके कार्टिलेज के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्टिलेज की बात कर रहा हूं, सो टर्मरिक, एस्पैरागस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश में जो होता है, फ्रूट्स, ये इनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ये आपके कार्टिलेज के लिए अच्छे होते हैं, इवन उनमें जिनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ट्रांस फैट, हाई शुगर, रेड मीट, ये चीजें हमारे कार्टिलेज के लिए इन द लॉन्ग रन दे आर नॉट वेरी गुड बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, राइट। सो एंड आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये तो नेचुरल हो गया। जिनको प्रॉब्लम है कार्टिलेज थोड़े बहुत घिस गए हैं, जिनका घुटना या हाथ या कोई भी जॉइंट थोड़ा बहुत घिस गया है, उसमें मोस्ट कॉमन शायद आप लोगों को पता होगा, हम कोलेजन देते हैं। कोलेजन नॉर्मली कार्टिलेज में होता है जो कि इसके न्यूट्रिशन के लिए और इसके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट जब घिसावट शुरू हो जाती है सो कोलेजन कम हो जाता है, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल वे में देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी दवाएं, फिट जॉइंट मैक्स, ऑसिकेयर डीएस, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एमएसएम, ये सब आपने सुना होगा एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ले भी रहे होंगे। ये चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, थोड़ा पेन कंट्रोल करती हैं और थोड़ा कोलेजन को न्यूट्रिशन देती हैं, राइट। तो ये उनकी बात हुई जिनमें प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, सो वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स पे डिपेंड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बोन हेल्थ को भी हमें रखना है, वो विटामिन डी और कैल्शियम को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी अगर कम होगा आपके ब्लड में तो कैल्शियम का डिपोजिशन, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा जो हम खाने से ले रहे हैं। सो कैल्शियम को अच्छे अमाउंट में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, आप सबको पता है, बट विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेज बहुत कम है, इसलिए हमें हफ्ते में एक कोई भी विटामिन डी की 60,000 की वंस अ वीक, वंस अ मंथ लेते रहना चाहिए। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट, जो हम लोग लेते नहीं है। सो अगर आप सनलाइट स्पेशली सुबह 7:30 और 8 वाली, बिकॉज उसकी वेवलेंथ बेस्ट होती है, पूरे दिन में भी होता है बट ये एब्जॉर्प्शन बेस्ट होती है, हमारा स्किन विटामिन डी बनाता है, तो अगर आप सुबह 7:30 और 8 सनलाइट ले सकें हफ्ते में जितने बार भी, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी, राइट। अब आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, हाँ ब्लड टेस्ट कराते हैं हम लोग, कई बार ग्रॉस डेफिशिएंसी आती है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली 30 से शुरू होता है, आप सबने कराया होगा, 5-6 की रेंज में जा रहा है, तब हमें थोड़ा एग्रेसिव, कई बार हम इंजेक्शंस भी देते हैं, बट अगर वो 20-30 रेंज में है तो वंस अ वीक आप लीजिए, विटामिन डी लीजिए, थोड़ा बहुत नेचुरल ऑरेंज जूस इज गुड इन विटामिन डी, आपके फिश, ये सारी चीजें विटामिन डी में अच्छी होती हैं बट लिमिटेड सोर्स है, दैट्स व्हाई यू कैन टेक सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन डी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मसल कवरेज, जो बोन के चारों तरफ है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर बोन, मतलब हिप, नी, एंकल, यहाँ पे तो उतना मसल कवरेज नहीं होता है बट लोअर बोन में, सो जितनी मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी, क्वाड्रिसेप्स, थाई वाली, पीछे हैमस्ट्रिंग्स, आसपास, वो आपके नी जॉइंट को लॉन्ग टर्म हेल्दी रखेंगी, चाहे आपके नी में प्रॉब्लम शुरू हुई है चाहे नहीं शुरू हुई है, because this is the best way and I'm telling you very seriously, जो करता है 5 बार 10 बार करने से कुछ नहीं होता, जो सीरियसली करेगा इन एक्सरसाइजेस को, इवन इन केसेस ऑफ एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, आई हैव सीन इट इन माय पेशेंट्स, वो लोग भी थोड़े दिनों में थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाइड होने लगते हैं विदाउट एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। नी रिप्लेसमेंट तो खैर बहुत बात की बात है। सेकंड चीज होती है आपको अपने जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी होती है, उसके लिए
जिनके घुटनों में आर्थराइटिस है, आप स्टैटिक साइकिलिंग करो, जो घर में स्टैटिक साइकिलिंग होती है, उससे आपके नी में फ्लेक्सिबिलिटी, जो सुबह उठ के आप कंप्लेन करते हैं कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे नी स्टिफ रहते हैं, उसके लिए स्टैटिक साइकिलिंग इज वेरी गुड। अनदर थिंग, ये मैं बिल्कुल नॉन मेडिकल मतलब मेडिसिन को छोड़ के आपको ट्रीटमेंट थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी दिन आपको लगे कि आपके नी में स्वेलिंग है, सो डोंट गेट वर्कड अप, परेशान मत होइए, आप खूब सारा उस पूरे दिन आइस पैक करो। आप आइस पैक से इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग कम होगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। कभी कभी पेन किलर बहुत सारी हैं जो सेफ हैं, आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, बहुत सारी शॉर्ट टर्म है बट स्ट्रॉन्ग है, तो ये आप अप डाउन कर सकते हो। बट ये जो मैंने आपको 3 चीज बताई है, टू समराइज, नंबर 1 कार्टिलेज न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज एंड बोन, जो जॉइंट को बना रहे हैं। अगर आप इन तीनों को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर सकते हैं, इनकी हेल्थ, बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, कई बार आर्थराइटिस में हम लोग जोड़ में स्टेरॉइड थोड़ा सा इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे टेम्पररी रिलीफ होता है। सिम्बिस का इंजेक्शन आता है जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, उससे थोड़ा सा फ्रिक्शनल प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 3-4 महीने में उसका रिजल्ट आता है कि हाँ बेटर है। बट अबव ऑल दिस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सरसाइजेज अगर आप डेडिकेटेड वे में करोगे, आई एम श्योर आपका ज्वाइंट चाहे वो 20 साल का है चाहे वो 70 साल का है, कहीं ना कहीं आप खुद बोलोगे कि हाँ जी मुझे देखो आई एम फीलिंग बेटर, बट यू हैव टू डू इट, राइट। नेक्स्ट में भी थोड़ा सा मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो आपकी बहुत कंसर्न होगी, हो सकता है कुछ लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस से परेशान हो, तो वार्निंग साइंस क्या है, अगर ये किसी को हो रहा है तभी आप परेशान हो, वरना नहीं। तो अगेन आई विल रिपीट, पेन ऑन एक्टिविटी, काम करने से दर्द अगर जोड़ों में हो रहा है तो वो बीमारी नहीं है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। अगर रेस्ट से आपका पेन आ रहा है, जोड़ों में स्वेलिंग आ रही है, देन यू शुड सी अ डॉक्टर, ईदर ऑर्थोपेडिशियन और अ रूमेटोलॉजिस्ट, गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड, ब्लड टेस्ट कराइए, एंड इफ नीडेड आपकी वो वाली लाइन की दवाइयां जो होती हैं रूमेटॉइड वाली, उनको शुरू कीजिए, बिकॉज उससे फिर अगर आप नहीं करोगे तो आपके हाथ में टेढ़ापन एंड ऑल दैट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, राइट। बट ये उतना कॉमन नहीं है। सो अल्टीमेटली जो चीज इतनी बातों के बाद हमें समझ में आई शायद, इज व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कब वो वार्निंग साइंस होते हैं। सेकंड, व्हेन टू गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड, बार बार विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट नहीं कराने चाहते। एटलीस्ट मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ जो शायद बहुत कम ब्लड टेस्ट पे बिलीव करता हूँ। क्लिनिकल जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ, अगर सर्जरी करनी होती है तो मैं वो भी एडवाइस देने से पीछे नहीं हटता, बट इट्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। So most important thing is exercise, 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 and a good balanced nutrition, because bone, joint, locomotor system है, इसने जवाब दे दिया, so problem बढ़ सकती है। So keep it strong जितना हो सके। So I'll be demonstrating some exercises with Dr. Satyam, मेरे physiotherapist हैं, he is masters in physiotherapy, a gold medalist guy, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ जो आपके बोन्स के लिए एंड जॉइंट्स के लिए अच्छी हैं, राइट। सो मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का दर्द जो आप लोगों को है, उसके लिए मैं 1-2 एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ यहाँ इनको लेटा के। एंड देन अपर बॉडी के लिए जो यंगस्टर्स में होते हैं, टेंडिनाइटिस, बैठे बैठे लैपटॉप में घंटों दर्द हो रहा है, सो उसमें क्या कुछ स्ट्रेचेस होते हैं वो आपको करने चाहिए, वो आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं। बट लॉन्ग टर्म रिलीफ यहाँ पे एक जस्ट टू ऐड ऑन, इन यंगस्टर्स हैंड जॉइंट पेन्स, यू हैव टू सेट योर एर्गोनॉमिक्स। आप कैसे लैपटॉप पे बैठते हैं, आप कितना ब्रेक लेते हैं, आप कितना झुक रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, आपका रिस्ट किस लेवल पे है व्हाइल टाइपिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। कार्पल टनल, झुंझुनाहट होने लगती है क्योंकि काम करते हैं रिस्ट पे इस तरह से। एंड देन इन्वेस्टिगेशन शुरू, सब कुछ शुरू। सो try to sit in a very good posture, it will really help you. That's a very long topic, I can't tell you here, उस पे बात करना शुरू करें तो 2 घंटा कम है। So we'll start with some exercises, डॉक्टर सत्यम आपको बताएंगे। आइए प्लीज। I don't know. Yeah, आपको दिख रहा होगा सबको, राइट? Yes, we can. We can see. Yeah. So सबसे कॉमन नी जॉइंट, आई एम श्योर आप में से 50% एटलीस्ट लोगों की प्रॉब्लम नी ही है। एंड
50 के बाद मोस्ट कॉमन रीजन इज आर्थराइटिस. सो हाउ टू कंट्रोल इट? गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस, मतलब नीचे नहीं बैठना है, लो सिटिंग आपको अपने लाइफ में छोड़ देना है, एंड एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर सत्यम थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली मसल, ये वाली जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं. हमारे नी का पूरी स्ट्रेंथ इस मसल से है. अगर ये मसल नहीं, हमारा नी स्पेस की तरह फ्लोट करेगा. सो ही विल स्टार्ट. तो फर्स्ट वन इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये एक तौलिया है, ऐसा समझो आप, घुटने के जस्ट ऊपर, घुटने के नीचे नहीं, उसके थोड़ा ऊपर रख के यू हैव टू प्रेस इट डाउन. You will feel the contraction in quadriceps muscle, and at the same time ankle को आप stretch करेंगे ऊपर, maintaining this downward pressure. I can really feel his quads strong. Hold it for at least 10. Slow count 1 2 3, 10 तक रोकिए, फिर छोड़िए, रिलैक्स. इस एक्सरसाइज के दो बेनिफिट्स, एक आपके क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग होंगे, दो काफ और नीचे की मसल स्ट्रेच होंगे, जो भी एक पेन का कॉज होता है नी के पीछे की तरफ, नॉट द फ्रंट. ओके, सो यू गॉट इट. द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको समझ में आया. द सेकंड एक्सरसाइज इज अब इसी पोजीशन में आप अपने घुटने को हवा में उठाएंगे, मे बी अराउंड 40 डिग्री, and at the same time pull this ankle up and hold for 10. रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो फायदा नहीं है, राइट. थर्ड एक्सरसाइज शायद आप लोग करते होंगे, बैठ के किसी जगह पे, एंड देन इस तरह से बैठ के, और फिर आप अपने नी को सीधा करेंगे और पंजा ऊपर खींचेंगे. बट इस एक्सरसाइज में मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं और लोगों से. क्यों? बिकॉज हमारा जो नी है, यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको हम पटेला कटोरी बोलते हैं. अगर आपके आर्थराइटिस में, क्योंकि ये भी एक जोड़ है और ज्यादातर चांसेस है कि ये कार्टिलेज भी घिसा हुआ है, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज बार बार बेंडिंग और स्ट्रेट वाली करोगे तो आपका पेन बढ़ सकता है. इसलिए ये वाली मैं तभी कहूंगा कि अगर आपको इस कटोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही करो आप, अदरवाइज वो दोनों बहुत है, राइट. ओके, तो उल्टा लेट. नी के पीछे की तरफ की जो मसल होती है वो होती है हैमस्ट्रिंग. इसको भी इक्वली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें. इसके लिए एक्सरसाइज नॉर्मली क्या है कि हैमस्ट्रिंग का काम है नी को मोड़ना. कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मसल जो जॉइंट को मोड़ रही है तभी वो स्ट्रॉन्ग होगी जब आप ये एक्सरसाइज बार बार करोगे. बट इसमें ये तो नॉर्मल है. अगर आप यहाँ पे कुछ मे बी 1 किलो बांध के एंड देन लिफ्टेड, इस मसल में स्ट्रेंथ आएगी. सो दैट इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग. तो क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ये दोनों का बैलेंस अगर रहेगा आपका नी अच्छा चलेगा. एनी अदर ऑफिस साइड विद ग्लूट्स. यहीं पे इसी नी पे हमारे ग्लूट्स के जो मसल्स होते हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड नी. सो व्हाट यू नीड टू डू इज लाई साइडवेज. इस तरह से आप उठाइए 45 डिग्री, उसको आप होल्ड कीजिए 10 तक एंड स्लोली ड्रॉप इट. सो 1 2 3 4, अगर आप ये 4 एक्सरसाइजेस भी रिलीजियसली अच्छे तरीके से कर पाए, आपका नी अच्छा रहेगा. बट 1 2 5 बार नहीं, एटलीस्ट दिन में 200 बार, 300 बार, 500 बार, 600 बार, मतलब जितने बार आप करोगे तभी स्ट्रेंथ आएगी और तभी रिजल्ट्स दिखेंगे, राइट. शॉर्ट में कुछ नहीं होता. देयर इज नो शॉर्टकट इन मेडिसिन. यू एटलीस्ट ऑर्थोपेडिक्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
डॉक्टर को भी और मरीज को, वरना रिजल्ट्स नहीं आते, राइट। दवाइयां ऐसी ऐसी हैं कि मैं 50 पेज का एक चैप्टर लिख दूं, लेकिन हर दवा किसको किस एज में खानी है और कब खानी है, दैट इज रेलेवेंट। कोई भी दवा आप घर में उठा के खा गए, नो, दैट्स रॉन्ग। आपके किडनी, लिवर, हर चीज को देखना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो दीज आर सम स्ट्रेचेस। ये नी वाली अपर बॉडी में जो टेंडिनाइटिस होते हैं, कुछ स्ट्रेचेस हैं जो डॉक्टर सत्यम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। थैंक यू। सो दिस वन, ये हमारे फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स होती है, नीचे वाली। अगर किसी को फिंगर बेंड करने में इस तरफ दर्द है, so this stretch is very good. Keep like this and slowly lift it like this. ये सारी मसल्स आपके स्ट्रेच होंगी। ये एक्सरसाइज स्पेशली वो लैपटॉप वर्किंग लोगों के लिए है जो बीच में ब्रेक्स लेके करें। So this one, it is going to stretch all the flexor group of muscles जो हेल्प करेंगे। and at the same time कार्पल टनल यहाँ होता है जो हाथ में टिंगलिंग शुरू हो जाती है, उस टनल को भी ये स्ट्रेच करेगा, एंड दैट हेल्प्स इन बिटवीन योर वर्किंग एनवायरनमेंट या जो भी लंबा आ रहा है। अगर इस ग्रुप में ऊपर वाले में प्रॉब्लम है, सो द रिवर्स स्ट्रेच इस तरह से, एंड देन यू लोअर योर एल्बो डाउन इस तरह से, तो आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा। These are called as बुद्धा प्रेयर स्ट्रेच, बहुत कुछ कहते हैं इनको। कुछ स्ट्रेचेस अपर बैक शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बैठे बैठे यहाँ भी दर्द आते हैं, तो वो एक स्ट्रेच डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आप। इस तरह से किया, दूसरे हाथ से पीछे किया, पीछे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, एंड दैट रियली हेल्प्स व्हाइल वर्किंग। दोनों तरफ आप रिपीट कर सकते हो। गर्दन का दर्द है तो एक चिन टक्स एक्सरसाइजेस होती है, सो यू कैन डू दैट। आगे पीछे लाइक अ स्ट्रेच, आप अपने नेक को आगे पीछे कर सकते हो स्लोली, दैट रिलीव सिम्टम, आई मीन टेम्पररी। ओके, सो नेक भी बहुत अच्छी, नेक पे प्रॉब्लम भी होगी, तो कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आप डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। एक ये हो गई प्रेशर काउंटर प्रेशर, साइडवेज प्रेशर काउंटर प्रेशर, गर्दन मूव नहीं कर रही है, आप देखो, प्रेशर काउंटर प्रेशर एंड शोल्डर श्रग्स। तो ये चीजें आपको लैपटॉप पे नेक पेन के लिए हेल्प करती हैं, राइट। सो कम, so to conclude, the most important thing for a joint is, कोई बता सकता है? कोई एक आंसर लिख के बता दे, जॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इतना मैंने जो बोला, एक्सरसाइज। यप, सो एक्सरसाइज से भी और टेक्निकल टर्म इज मसल्स, मसल स्ट्रेंथनिंग इज द आंसर। जो आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, सुनने में और बोलने में बहुत अच्छा लगता है, करने में मेहनत लगती है, और 100 में से शायद 5 लोग नहीं कर पाते, बट वो 5 करते हैं एंड दे सी द रिजल्ट्स। Actually, they see the results not in 1 month, maybe 3 months, but patience, सब्र और मेहनत दोनों चाहिए अगर आपको बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए तो। ओके, थैंक यू। आस्क मी क्वेश्चंस, अगर आप लोग को लगता है तो कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू डॉक्टर, आपके लिए 2 आंसर्स आगे थे। कौन से वाले आंसर्स आगे? एक्सरसाइज जी, ये तो मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको बताई है, देयर आर मेनी। सो इतनी ही अगर इंसान कर ले तो बहुत अच्छा है, तब आई मीन कोशिश कर सकते हैं हम लोग, राइट? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान, इट वाज एक्चुअली द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाज आल्सो वेरी गुड। और मेरा तो खास तौर से बहुत ज्यादा बोन हेल्थ के लिए बॉदर्ड रहती हूँ, क्योंकि मेरी मदर के बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, मेरी ग्रैंडमदर के हिप बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट हुए थे, अभी मेरी मदर की स्पाइनल सर्जरी हुई थी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर फीमेल सफर करती है तो पूरा घर सफर करता है। सो आई गेस all the points you told were very important, that बोन्स की एक्सरसाइज करना। और मगर क्या चीज है, मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग पैसों से जो खरीद लेना चाहते हैं चीज,
क्विक फिक्स चाहते हैं कि मतलब हम गए और बस हो गया काम। जो एक्सरसाइज होती है उसको करने में इंसान को लगता है कोई मोटिवेशन नहीं है, या हम कर तो रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज है। मतलब अक्सर ये जवाब मिलता है मुझे कि घर का काम भी तो एक्सरसाइज होता है, हमें टाइम ही कहाँ मिलता है। तो मैंने अपनी उसमें जो देखा कि मेरी ग्रैंड मदर की और मेरी मदर की जो सिचुएशंस रही, और इसके लिए मैंने हमेशा योगा को स्टिक किया। और मैं स्टैटिक साइकिल नहीं यूज करती हूँ, मैं नॉर्मल साइकिल यूज करती हूँ मॉर्निंग में। जो क्योंकि स्टैटिक साइकिल अक्सर अलगनी बनी हुई मिले लोगों के घर में कि वहां तौलिया लटकती रहती है स्टैटिक साइकिल पे। सो आई हैव रियलाइज दैट ये तौलिए के लिए अलगनी ठीक है, और प्लीज साइकिलिंग के लिए तुम नॉर्मल साइकिल खरीद लीजिए। और अगर आप सुबह साइकिलिंग करने जाएंगे फजर की नमाज के बाद, तो आपको लोग इतने मिलेंगे भी नहीं, और आप I think you can all do cycling, and it is very good for your joints as well as for your back. So that is, and again sugar intake has to be decreased. तो और जितना भी ये बल्क है एब्डोमेन का, जो हमारी मिड एब्डोमेन ओबेसिटी आने लगती है 35 के बाद, वो सारी फीमेल्स को थोड़ा सा उसमें वेस्ट टू हिप रेशियो जरूर ठीक करें, बिकॉज अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द बोन। एम आई राइट डॉक्टर सलमान ऑन दैट? That it affects, like you have to decrease your waist lining and decrease sugar intake, decrease the kind of red meat ingestion that he also told, and have a posture also that is correct. Actually बहुत बार ऐसा होता है कि हम females stoop करने लगते हैं, so that again affects the spine as well as the movement and the joints. So that posture correction is again very important. You should walk as if your string is pulling you from a head. ऐसे चलना चाहिए कि जैसे हमको कोई खींच रहा है ऊपर से, और झुक के नहीं चलना चाहिए। तो मेरी क्योंकि हाइट है तो मैं खुद ही अक्सर झुकने लगती हूँ, और मेरा स्पाइन बहुत ज्यादा दर्द करने भी लगता है। सो आई हैव टू अगेन कम टू द योगा एंड थिंग्स लाइक दैट। सो द पीपल इवन who are short also should have a very nice posture. Do your exercise well, buy a cycle, and you have Dr. Durrani with you. You can ask number of questions, and I guess he can always give us time like this. And I believe that it has been a very useful session for all of us, because I guess males as well as females have to be stronger, but as more responsibilities on the females by nature, we have to be stronger and healthier. और वो जो गुड्डी का सूप वगैरह होता था ना, घोड़ी का सूप एंड ऑल, आई थिंक इट इज ऑल रिच इन कोलाजन। व्हाट डू यू से डॉक्टर दुरानी? यस यस यस, बिल्कुल तो बड़ा खाया जाता था ना पहले, अब बड़ा एंड ऑल दैट। हां, मेरे कितने पेशेंट्स हम ऑपरेट करते हैं पूछते हैं घोड़े का सूप पिए, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या होता, फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला। अच्छा, इट्स गुड। घोड़ी का, ठीक है, अच्छा, yeah, it's a conventional kind of a light soup made from the bones and cartilage. So it is quite rich in it, and I guess the total thing is that is the physiotherapist also going to talk, or he is done with it? Yeah, he is done with it. There are some questions कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उसका जवाब हाँ, करता हूँ। That's the question, Subhuir. The first question is जो you can take the question, Dr. Durrani. So from the first question is from Fatima, right? If during exercise we get pain, then what does this indicate? As I said, आपकी एज क्या है फातिमा? 45 plus. 45 plus. आपको अक्सर कोई पास्ट में कोई इंजरी हुई है नी में? No, never. Okay. Are you into sports? No, during brisk walking, sometimes I get pain in the left knee. Right. So if there is no injury and considering your age 45, अभी हम उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं कि कोई ऐसी बहुत मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, but most likely your pain is coming from two things. See, whatever I answer here will be without seeing. हमारे मेडिसिन में पढ़ाया जाता है सबसे पहले छुओ, टच करो, उसके बाद जवाब दो। सो आई ट्राई माय बेस्ट। आप इसलिए मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ के फिर जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो आपका जो प्रॉब्लम है मोस्ट लाइकली कंसिडरिंग योर एज एंड नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है आपको, विटामिन डी या कैल्शियम की। ये पेन हैज नथिंग टू डू विथ यूरिक एसिड। सेकेंड, मस्कुलर इम्बैलेंस, जो मैं बार बार कह रहा था, मस्कुलर इम्बैलेंस में सिर्फ मसल वीकनेस नहीं आती है, उसमें बहुत कुछ आता है कि एक ग्रुप ऑफ मसल वीक है, एक ग्रुप ऑफ मसल स्ट्रॉन्ग है।
सेकेंड, एज आई सेड, इफ यू कैन सी माई वीडियो, नी इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपका पेन कहाँ आ रहा है, ये पटेला में आ रहा है तो ये एक अलग प्रॉब्लम है, साइड्स में आ रहा है सो वो अलग प्रॉब्लम है। बट एज फार एज यहाँ पे जितना हम जवाब दे सके, आप अपना एक विटामिन डी और कैल्शियम चेक करवाइए लेटेस्ट। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ विथ ग्लूट्स, ये चारों मसल्स की ट्रेनिंग पे थोड़ा काम कीजिए। अगर पेन नहीं ठीक होता है देन मे बी वी नीड टू टेक वन एक्सरे कि थोड़ा बहुत कहीं आर्थराइटिक चेंजेस तो नहीं आपको डेवलप हो रहे हैं। दैट्स इट। And whenever you get pain while working out, या आप उस दिन घर पे आके आइस पैक लगा सकते हैं, that's a small remedy, or you can use a knee support to walk. स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में हम लोग ये जनरली एडवाइस करते हैं, तो उससे मसल्स नहीं वीक होंगे, इट्स ओनली व्हाइल वॉकिंग, राइट? I want to ask the question. wants to ask question. Yes, I don't want to write it because I want to explain it verbally. Okay, please do that. Doctor, I want to ask if someone has a gestational arthritis, is there any chance that the person will get arthritis in the later age? Later age, आपके no, see, what is arthritis? First of all, we should know this. Arthritis का मतलब है actually कार्टिलेज आपका घिस चुका है या घिस रहा है, without any damage to the cartilage, it is not arthritis, it is purely muscular, as I said. अगर आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे, yes, there are chances कि आप आगे हो सकते हैं, but first you need to get, आप अपने लिए पूछ रहे हैं? Yes. First you need to get your, how old are you? I am 40. Sorry? ये क्वेश्चन अच्छा है। Late 30s. I'm in late 30s. 40. घुटने में, हाँ ठीक है, ओके, आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू नो, मैं आपको देख नहीं रहा ना। सो आपने अपने नी के एक्सरेज कर, कहाँ दर्द होता है आपको? No, I used to, when I was carrying my first child, so I used to feel pains in my, when I used to wake up in the morning, I used to feel pain in my fingers, and उठ रहे हैं तो I used to feel a lot of pain in my body. But after that, I have, for ages, I don't remember since how long, I have that sweet pain in my joints all the time. I have that sweet pain kind of a thing. But during the gestational period, that when I was like, so that, is that arthritis? So no, it is not arthritis. ये डॉक्टर रिजवी भी आपको पता है जेस्टेशनल और प्रेगनेंसी के टाइम में, डोंट थिंक इन दोस टर्म्स, इट इज नॉट आर्थराइटिस। नो, आर्थराइटिस मेरे हिसाब से, arthritis, I haven't heard this term actually. No. Maybe Cartilage, yes, that's what. But हाँ, during, नहीं, मैंने इसलिए आपकी तरफ बोला कि वो जेस्टेशनल और प्रेगनेंसी उस टाइम में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें जॉइंट पेन्स, ligament laxicities, ये सब होता है। Progesterone that is secreted, the progesterone causes a laxity of the muscles and the ligaments. That's what I was saying. And that leads to the lordosis also. And वो 1-2 साल लगता है जाने में और धीरे धीरे वो चला जाता है, but it is not arthritis. I can, है ना? So don't compare this gestational with future. Nothing. अगर आपके जीन्स में है और आपको होना है या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग वाला या गॉड फॉरबिड रूमेटॉइड, तो वो होगा। उसी को कंट्रोल करने के लिए कि उतना सिवियर ना हो, हम इतनी बातें कर रहे थे कि वी हैव टू बिल्ड अप आवर मसल्स एंड बोन टू कीप देम हेल्दी। सो yeah, we can change the genes. ये आप दिमाग से निकाल दें। Yeah. राइट, नेक्स्ट। There is a question from Zahabia Raza. She wants to know the appropriate height of the pillow a person should use while sleeping. Now, again, ये जितने भी पिलो मार्केट में मिलते हैं, सर्वाइकल पिलो और पता नहीं क्या क्या, आई मीन मेरे हिसाब से एनी पिलो विच कीप्स योर नेक इन द करेक्ट पोजीशन, एंड यू आर द बेस्ट जज टू टेल इट, नॉट एनी डॉक्टर, नॉट एनी कंपनी गाय। आपका नेक किसी भी पोजीशन में, अगर आप सीधे सोते हो चाहे करवट लेके सोते हो, नेक को न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो ऐसे जाना चाहिए, ना ऐसे जाना चाहिए, ना ऐसे जाना चाहिए। एंड कोई भी पिलो जो इस कर्वेचर को रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप यूज करो। करेक्ट पोजीशन ऑफ अ पिलो, अगर आप सिर्फ पिलो की बात कर रहे हो तो ये मेरा जवाब है, और अगर आप मुझसे पूछते हो करेक्ट पोजीशन ऑफ योर नेक जब आप सोते हैं, तो इट शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं। ये तीनों पोजीशन लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम्स देंगे, राइट?
So this is the way I answer for a pillow. Any pillow which suits you. Okay. Thank you. There is another question, that's from Sayyida Shahid. She wants to know that if I get inflammation and pain in the lower back that travels to different parts of the back during winters, it has been happening for many years now. Why? And you want to know why, or you want to know the remedy? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, या मैं समझ गया. So ये सिर्फ I want to know why and remedy both. ये सिर्फ विंटर्स में होता है? जी हाँ, जैसे ही सीजन चेंज होने लगता है, ड्यूरिंग बरसात से शुरू हो जाता है. नहारी खाओ, नहारी. Again to ask you one thing, आपकी एज क्या है? Sorry to ask again. Yeah, 40. हम लोग औरतों वालों को बिना एज के समझ में नहीं आता, can't help you, है ना? So 40 में जिस दिन से बच्चा चलने लगता है, उसकी स्पाइन डिटियोरेट करने लगती है, मतलब थोड़ा बहुत घिसने लगती है, राइट? यू आर 40, आपकी स्पाइन थोड़ी बहुत डीजेनरेट हो चुकी है, थोड़ी बहुत, सबकी, मेरी भी, हम सबकी, राइट? सो स्पाइन ये होती है हमारी, एंड इसमें नर्व्स होती हैं साइड्स में, जिसमें अगर डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो पेन नीचे शूट करता है पूरे लेग तक, जिसको हम शाइटिका कहते हैं. अगर वो सिर्फ आपके हिप्स या आई थिंक बैक रीजन तक आप कह रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बैक, वो क्या नीचे हिप्स तक भी जाता है या सिर्फ इधर उधर साइडवेज जाता है? Yes, sideways and sometimes upper back and sometimes towards the hip also. Yes. So, any pain which aggravates or happens winters में, जो आपको तंग करता है, it cannot happen to a normal person. मतलब जिसके स्पाइन में कुछ ना कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समर्स में या रेनी सीजन में थोड़ा बहुत पेन नहीं होता होगा. विंटर्स में, राइट? सो डीजेनरेटिव स्पाइन जो होती है वो सबको थोड़ी बहुत हो जाती है, और विंटर्स में ये पेन, जॉइंट पेन, स्पाइन में भी जॉइंट होता है, बाय द वे फेसेट जॉइंट हम कहते हैं, उसके एटमॉस्फेरिक बैरोमेट्रिक प्रेशर के डिफरेंस से आपको पेन ज्यादा फील होता है. सो द रेमेडी टू कीप इट इज सेफ इज कीप योरसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, आपको पेन कम तंग करेगा. सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट योर प्योरली मस्कुलर पेन, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो एक ये ऊपर वाले की तरफ से कि हमारी स्पाइन वहां पे स्टिफ हो जाती है, और जब स्पाइन मसल स्टिफ हो जाती है उसको हम स्पाज्म कहते हैं, और वो पेन कॉज करता है. सो ट्राई टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्टिफ बाय कीपिंग योर बॉडी वार्म. और अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो थोड़ा बहुत आप मे बी कोई एंटी मसल रिलैक्सेंट ले लो, एंड दिस इज द प्योर रीजन फॉर इट. बट विंटर में हो चाहे समर्स में हो, आपको अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से करनी है, जो कि बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं. सो डोंट गेट वरीड कि मेरे को विंटर्स में अगर हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं है. I can certify and give you, it is only the aggravation of small pains to a bigger extent winters में because of some pressure differences. Okay, and there are many other reasons. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah. There was another question, Dr. Durrani, and that was from Nazeera. She wanted to ask, can you tell us about collagen building food or medicines? So, as I said, cartilage का जो नेचुरल अंदर होता है उसको हम कोलेजन टाइप 2 कहते हैं, और जो मसल्स टेंडन में होता है वो टाइप 1 होता है. तो कार्टिलेज की अगर हम बात करें, वेट बेरिंग जॉइंट्स में ये एज के हिसाब से घिसता है. सो जितना इसके अंदर अच्छा न्यूट्रिशन उतना ही कम घिसेगा, आर्थराइटिस के चांसेस कम होंगे. सो नेचुरल सप्लीमेंट्स और आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स. आर्टिफिशियल आप तब लेते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन, MSM, फिर बहुत सारी ओसिकेयर, DSN और सेरिन, मेनी मेडिसिन, वो हम तब लेते हैं जब आपका कार्टिलेज थोड़ा बहुत प्रूवन है कि उसमें आर्थराइटिस हो रहा है, इधर बाय डॉक्टर, योर एज और बाय एक्सरे. नेचुरली हम तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा कार्टिलेज अच्छा रहे. कार्टिलेज हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट? जॉइंट्स के लिए कुशन, वियर एंड टियर को बचाता है, फ्रिक्शन को कम रखता है. सो उसके लिए नेचुरल सप्लीमेंट्स की हम बात करें तो एज आई सेड, बुरी चीजें क्या है? पहले रेड मीट, फैट, शुगर, ये चीजें अवॉइड कीजिए. जो आप खा सकते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. फिश में बहुत अच्छा है, ये आपकी जो होती है वो कौन सी सीड्स होती हैं, लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो बहुत अच्छा है. टर्मरिक बहुत अच्छा है आपके लिए, एस्पैरागस बहुत अच्छा है, क्लोव अच्छा है. ये सारी चीजें, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स आर गुड फॉर योर नेचुरल कार्टिलेज.
even that, but at the same time keep yourself hydrated. आपके joints के लिए पानी भी important है, so पानी भी आपको पीते रहना है. सिर्फ लोग कहते हैं हाँ पी रहे हो, I can see that. So पानी भी पीते रहना है हाइड्रेशन के लिए, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है. एंड above all maintain your weight. आप अपने वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? Can anybody write down and tell me in 3 alphabets? मतलब अपने आप का वजन आइडियली क्या होना चाहिए ताकि आपके घुटनों पे मिनिमम पड़े? BMI किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर, उसको मेंटेन कीजिए. आपके जॉइंट स्पेशली लोअर वाले अच्छे चलेंगे. फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं आपके जॉइंट के लिए, कार्टिलेज के लिए, राइट? और एनी अदर? एनी अदर? Any more questions? Any more questions from anybody? No. I think done. Okay. None? Okay, so thank you, Dr. Durrani, for answering so well, actually explaining everything. And I guess if there's other questions, please visit his clinic, and his center is free to adopt. And I guess they'll share their phone number also. You can always take the appointment and visit, because bone health, bone अच्छी है तो घर अच्छा रहता है, क्योंकि आप जब चलते रहते हैं तो सब अच्छा रहता है. So I guess it is a very important thing for all of us. अभी जैसे एज पूछी गई तो सभी 40, 35, 40 तो 40, 35 तक तो यूथ कैरी कर लेता है. उसके बाद आपके असलियत बाहर आती है कि हम कहाँ से ढीला पड़ रहा है. So I guess that all of us, you would have really gained from a nice lecture, and my heartfelt thanks to him, and thanking Dr. Neetu also and Dr. Satyam also. I think he came for a while, and because physiotherapy is again very important, which all should know that कोई भी bedridden हो, मेरी mother-in-law 4 years तक bedridden थी, but physiotherapist हर रोज आते थे उनको exercise कराने, because when you move your joints, they become better, and that movement is done by a physiotherapist. So orthopedic person do the thing, and the physiotherapist they carry the things forward, because ultimately they are together. The bone and the muscles work. So you cannot just leave one thing and carry on. So physiotherapy is again very important, whether you do it yourself or you have a person who can train you on that. So thank you, and I would like to invite Ms. Asama to finish off the thing and wrap up the session. Thank you, Dr. Durrani. Okay, my pleasure. Asima, are you there? Yeah, thank you so much. Thank you so much to both the doctors. They're very, very informative session. And definitely there are lots of issues with eyes and bones that are very personal, and they need the personal attention. They can't, I'm sure कि लोगों के पास ऐसे बहुत से सवालात होंगे जो वो यहाँ पे नहीं पूछ सकते, because it's a very personal thing, और उसमें बहुत details involved हैं जिसको बिना डॉक्टर को properly मिले बताया नहीं जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, can't be asked here on this forum. So definitely आप लोग डॉक्टर को visit करें, don't take yourself lightly, और अपनी हेल्थ को लाइटली मत लें, बिकॉज एज यू एज यू रियलाइज एक्चुअली हेल्थ इज द एक्चुअल वेल्थ. यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय एनीथिंग इन लाइफ अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है. तो इसी के साथ हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको जो जिंदा हैं उनको एक अच्छी और हेल्दी लाइफ दे, क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तभी हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, तभी हम रोजा भी रख सकते हैं, तभी हम हज ज़ियारत पे भी जा सकते हैं, या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हम तभी कर सकते हैं जब हम हेल्दी हैं. अदरवाइज जो इंसान बीमार है वो नमाज भी नहीं पढ़ पाता, उसको रोजा भी नहीं रखा जाता उससे. तो अल्लाह हम सबको अच्छी सेहत दे ताकि हम उसकी इबादत कर सकें और उसके फर्माबरदार बंदे बने. और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं, whatever बीमारी is there, चाहे वो हार्ट की हो, सोल की हो या बॉडी की हो, अल्लाह उस सबको हील कर दे, सबको सेहत दे. ऑल द ह्यूमैनिटी, सबको सेहत अता फरमाए. जो लोग भी जिन भी हाजतों के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से उन दुआओं को, उन ख्वाहिशों को पूरा कर दे, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो दुआओं का कबूल करने वाला हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला. डॉक्टर तो मेडिसिन दे देता है, बट उसमें शिफा खुदा देता है.
अगर खुदा शिफा न दे तो मेडिसिन भी किसी काम की नहीं है। हमें मोटिवेट अल्लाह हमें मोटिवेट करे ताकि हम एक्सरसाइज कर सकें। अल्लाह हमें वो मोटिवेशन दे कि हम अपने हेल्थ का ध्यान रख सके, न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फैमिली की हेल्थ का हम ध्यान रख सके और उसका ख्याल रख सके। और साथ ही साथ आप सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह इस पैंडेमिक को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दे, ताकि हम फिजिकली लोगों से मिल सकें, बातचीत कर सकें, एक दूसरे को देख सकें। और जो हमारे बच्चों की आंखों पे इतना असर पड़ रहा है, उनको फिजिकल स्कूल अटेंड करने का मौका मिले, वो फिर से जाएं, खेलें कूदें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और ये पैंडेमिक इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाए और वक्त के इमाम के ज़ुहूर में खुदा ताजील फरमाए, ताकि ये दुनिया उसी तरह पीस और हार्मनी से भर जाए जिस तरह इस वक्त वो डिसहार्मनी और प्रॉब्लम से भरी हुई है, उतना ही ज्यादा पीस एंड हार्मनी दुनिया में हो जाए। और जो भी लोग दुआएं लेकर यहाँ पर आए हैं, अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और हम अपने प्रोग्राम को ज़ियारत के साथ एंड कर रहे हैं, जैसा कि हमारा हमेशा से तरीका है। तो वी विल रिसाइट द ज़ियारत ऑफ इमाम हुसैन एंड द प्रोग्राम विल कम टू इट्स एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस व अनीस अन-नुफूस, या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अर्रज़ल मुर्तज़ा अर्राज़ी बिल क़दरि वल क़ज़ा, अस्सुल्तानी अरबी वल अजम, या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़ ज़मान, अलमान 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 मिन फ़ितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामे ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिका व आवानिका अजमईन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इसके साथ हमारा प्रोग्राम एंड पे पहुंचता है, इख्तिताम पर पहुंचता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, इतने अच्छे अच्छे सवालात पूछे। सबके सवालात से भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि दूसरों के क्वेश्चंस से हमें भी आंसर्स मिल गए और हमें भी बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए। किशोर आपा कह रही हैं कि हम सब दुआए फरज भी पढ़ लें, तो हम सब दुआ के लिए हाथ उठा के दुआए फरज पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल ग़िता वन क़तर रिजा वज़ाक़तिल अर्ज़ु व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तआनु व अलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फी शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरे औ हुआ अक़रबो या मुहम्मदो या अलियो या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इनकुमा नासिरान मंसुरानी फ़इनकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 अस्सात 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 अलजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बहुत बहुत
जब भी कोई मैं हेल्थ की टॉक पे आती हूँ तो मुझे वो स्टीव जॉब का एक वो याद आता है कि जब वो पैंक्रियाटिक कैंसर से थे और काफी लास्ट स्टेजेस में जाते थे, तो वो कहते थे कि जब मैं हॉस्पिटल बेड में पड़ा था और मेरी तरफ सब तरफ ट्यूब्स लगे थे मुझे सेव करने के लिए, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि मैं अपनी सारी जायदाद दे के कहूँ कि तुम बीमार पड़ जाओ मेरी जगह. सो health cannot be bought by the richest man also. So you have to take care of this nemat, I guess, and that is one thing that we should always not ignore and take it for granted. We should not take it. Definitely, definitely. And women tend to do this. 1 minute, Farah is here, Asma. Yeah. Farah has joined. Oh, Dr. Farah, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much. नहीं, I'm sure आप लोग सबको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर होगी regarding joints. नहीं, it was very much helpful and we need more of this kind of sessions. इंशाल्लाह जरूर. बिल्कुल, inshallah. Thank you, Kishorappa, for organizing this, and we hope to be of help to the ladies of our community, because ultimately जो pillar होता है घर का वो ladies ही होती हैं. जैसे डॉक्टर ज़ुबैर ने बोला, उनके घर में जब ladies को arthritis या कोई और problems हुई थी तो ultimately पूरा घर हिल गया था. So हम चाहते हैं कि वो foundation हम उतना ही strong रखें, and इंशाल्लाह जरूर आगे भी और करते रहेंगे इसी तरीके के programs. इंशाल्लाह.